नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, नेपाल के अंदर अभी जो है बाढ़ आई हुई है और इस बाढ़ से इतनी ज़्यादा भीषण तबाही हुई है कि इस तबाही के कारण इसमें करीब 160 से अधिक जो है लोग इसमें मर चुके हैं और इसके साथ ही साथ इसमें 750 से अधिक जो लोग हैं, वो यहाँ पर लापता हैं। अब इन लापता लोगों को लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है और जो सरकार की टीमें हैं, वो लगातार लगी हुई हैं इनकी खोज करने के लिए। यानी इतनी भयानक बाढ़ के कारण ये सभी लोग जो हैं, इसमें पूरी तरीके से लापता हो गए हैं। हालाँकि अभी भी नेपाल में जो बाढ़ आई है उसकी लाइव अपडेट द हिंदू पर चल रही है। इसमें 160 से अधिक जो लोग हैं उनके मरने की खबरें आ रही हैं और इसके साथ ही 750 से अधिक जो है लोगों के लापता की जो खबरें हैं, कि इतने लोग लापता हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ बचाव कर्मी हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं लोगों को ढूँढने के लिए और उन्हें लगातार जो है जिनमें साँसें हैं उन्हें अस्पताल पहुँचाया जा रहा है और जो लोग मर चुके हैं उनकी डेड बॉडीज़ को ठिकाने लगाया जा रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में हम नेपाल के अंदर आई बाढ़ के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार ये बाढ़ क्यों आई, इसके पीछे क्या वजह है और इसके साथ ही साथ नेपाल की इस बाढ़ से प्रभावित कौन-कौन से क्षेत्र हैं और भारत ने इसमें कौन-सा संभव प्रयास किया है और भारत के कौन से क्षेत्र हैं जो इस बाढ़ की चपेट में हैं, इन सब के बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबरों की बात करें कि ये खबरों में क्यों है, तो बुधवार सुबह नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक भीषण बाढ़ आई, जिसने कई गांवों को तबाह कर दिया है। अब तक कम से कम 157 लोगों की मौत की जो पुष्टि हो चुकी है, जबकि 400 से अधिक लोग हैं, वो लापता या फिर संपर्क से बाहर है। और लापता लोगों में 133 यहाँ पर भारतीय शामिल हैं, जो ज़्यादातर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे और पीएमओ के अनुसार कई सुरक्षाकर्मी, सरकारी अधिकारी और हाइड्रो पावर परियोजनाओं के कर्मचारी भी यहाँ पर लगातार संपर्क से बाहर हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आपदा में 19 सड़क योग्य पुल और लगभग 40 किलोमीटर की जो सड़क है, वो क्षतिग्रस्त हो गई है। यानी यहाँ पर जो लाइव आंकड़े हैं, वो 160 प्लस दिखा रहा है और 157 की पुष्टि हो चुकी है कि इतने लोग सच में खत्म हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ 400 से अधिक लोग हैं, वो यहाँ पर आपदा जो है पूरी तरीके से लापता दिखा रहा है। तो इतने लोग हैं, यहाँ पर 133 लोग करीब हैं, वो भारतीय हैं, जो मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे और कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान ही ये उनके साथ घटना हो गई, तो इसके कारण वो यहाँ पर प्रभावित हैं। और पीएमओ और सरकारी जो सुरक्षाकर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर कर्मचारी उनके संपर्क में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अचानक इसे और विशाल आपदा बताते हुए रात भर बचाव अभियान जारी रखने का भरोसा दिया है। जितने भी लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, उन सभी लोगों को लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और बाद की रिपोर्ट में मृतकों की संख्या 112 तक पहुंचने की बात सामने आई है। यानी आंकड़े अभी भी बदल रहे हैं। ये अंतिम आंकड़े नहीं है। यानी पहले 157 थी, फिर 162 हो गई और लगातार ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अभी तक इसके आंकड़े फिक्स नहीं आए हैं कि कितने लोग इसमें खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही नेपाल के अंदर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात करें कि नेपाल में बाढ़ जो आई है उस बाढ़ से कितने क्षेत्र प्रभावित हैं, तो रसुआ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। खासकर सिमुरे और इसके साथ ही जो स्याब्रुवेसी कस्बे हैं और इसके साथ जो लांगटांग ट्रैकिंग क्षेत्र है, इसके प्रवेश द्वार इससे काफी ज्यादा प्रभावित है। रसुआगढ़ी सीमा क्षेत्र में मितेरी पुल और सीमा शुल्क कार्यालय को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का असर नुवाकोट जिले में त्रिशूली बाजार और देवी घाट इलाके पर भी देखा गया है। इसके साथ ही दार्जिलिंग, गोरखा और चितवन जिले में भी हाई अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है क्योंकि बाढ़ त्रिशूली नदी के रास्ते नीचे की ओर बढ़ी है और बाढ़ का असर काठमांडू से करीब 70 से 200 किलोमीटर दूरी तक फैले नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू, नवलपरासी पूर्व जैसे जो जिले हैं, उन सभी जिलों में काफी ज्यादा देखा गया है। रसुआगढ़ी हाइड्रो पावर परियोजना का बांध भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। चीन तिब्बत की तरफ भी यहाँ पर असर पड़ा है। वहाँ 3 मौतें और सैकड़ों लोग यहाँ पर लापता बताए गए हैं। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें नुआकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और इसमें
नवलपरासी और पूर्व जो जिले हैं जो नेपाल के, वो सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हैं और जहाँ पर राजधानी क्षेत्र है काठमांडू, उस राजधानी क्षेत्र की तरफ भी यहाँ पर देखा गया है कि बाढ़ उसके आस-पास ही रही है। और इसके साथ ही चीन के अंदर जो तिब्बत का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बाढ़ का असर देखने को मिला है। करीब 3 लोग वहाँ पर भी खत्म हो चुके हैं और सैकड़ों लोगों के लापता होने की वहाँ पर भी खबरें आ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, अक्षर सेंट्रल रीजनल नेपाल फ्लूड, ये जो क्षेत्र है, वो जगह है, वो नेपाल से पूरी तरीके से नेपाल बाढ़ के अंदर प्रभावित है। यानी करीब 5 से 6 जगह हैं, जो नेपाल के अंदर जो राजधानी क्षेत्र है काठमांडू, वहाँ से दूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, जो अभी भी जो मैप है उस पर दिखा रहा है। इसके साथ ही बाढ़ से बचाव कार्य के लिए राहत कार्य की बात करें, तो नेपाल सेना और सशस्त्र प्रहरी बल आर्म्ड पुलिस फोर्स को तुरंत बचाव अभियान में तैनात किया गया है। 3,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को खोज बचाव में कार्य में लगाया गया है। रात भर 11 टीमें जमीनी बचाव और अभियान में जुटी रही हैं और वहीं गुरुवार सुबह और लोगों को हवाई मार्ग से निकालने की योजना है। बचाव कार्य में ड्रोन और जो स्नीपर डॉग्स हैं, उनका भी इस्तेमाल किया गया है। अब तक करीब 55 लोगों को सुरक्षित यहाँ पर बचाया जा चुका है और वहीं कुछ रिपोर्ट में संख्या 100 के आसपास भी बताई गई है। और घायलों में से कई काठमांडू और रसुआ के अस्पतालों में इलाजरत हैं, यानी उनका इलाज चल रहा है और प्रधानमंत्री बालन शाह ने पीड़ितों के बचाव और इलाज, भोजन और आश्रय की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर उठाने का भरोसा दिलाया है। यानी यहाँ पर लगातार जो पुलिसकर्मी हैं नेपाल के, नेपाल सेना और एपीएफ के, वो करीब 3,000 से अधिक लोग हैं नेपाल के, वो लगे हुए हैं और रात दिन जो है बचाव के लिए और लोगों को सुरक्षित भी बचाया जा रहा है। करीब 55 लोगों को बचाया जा चुका है, बाकी जो लोग घायल हो चुके हैं, उन घायलों को नेपाल की जो काठमांडू है राजधानी, उसके अंदर और रसुआ के अंदर जो अस्पताल है, वहाँ पर इनका इलाज कराया जा रहा है। और जितने भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, उन सभी का बचाव, इलाज, भोजन, इन सभी की पूरी ज़िम्मेदारी है वो नेपाल की सरकार ने ली है कि हम इन सभी लोगों को आश्रय देंगे, इनका इलाज करवाएँगे, इन्हें भोजन-पानी सब कुछ दिया जाएगा। इसके साथ ही नेपाल में बाढ़ आने के पीछे के कारणों की बात करें कि आखिरकार नेपाल के अंदर इतनी भयानक बाढ़ आई तो आई कैसे? तो नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी एनडीआरआरएम के अनुसार तिब्बत सीमा पर स्थित लैंडी नदी, यानी जो जो भोटे-कोसी की सहायक नदी है, उसमें भूस्खलन और जल स्तर बढ़ने से जो है ये बाढ़ आई है। यानी जो लैंडी नदी है, बोटेकोसी की सहायक नदी है, इस नदी के अंदर भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन के कारण इसका जल स्तर बढ़ गया था और जल स्तर बढ़ने के कारण ये जो बाढ़ है, वो देखने को मिली है। इसके साथ ही जलवायु विशेषज्ञ यानी आईसीआईएमओडी के अनुसार नेपाल की तरफ हुए एक बर्फ चट्टान हिमस्खलन से लैंडे खोला को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया गया था, जो बाद में अचानक टूट गया। यानी जो लैंडे खोला है, वो एक ग्लेशियर है और ग्लेशियर हिमस्खलन हुआ था, तो हिमस्खलन के कारण बर्फ की जो चट्टान है, तो वो टूट गई थी, तो उसके कारण ये अवरुद्ध हो गया था। और लेकिन अचानक ये टूट गया है और इसी वजह से बाढ़ का पानी अनियंत्रित हो गया था। भारत के एनडीआरएफ ने इसे संभावित हिमनद झील विस्फोट बाढ़ गतिविधि बताया और हैरानी की बात ये रही है कि पिछले 24 घंटे में उस क्षेत्र में कोई बारिश यहाँ पर दर्ज नहीं हुई है और फिर भी यहाँ पर बाढ़ एकदम अचानक आई है और यह इसी इलाके में 1 साल से भीतर दूसरी घटना है। जुलाई 2025 में भी तिब्बत की लैंडे जो नदी है, उससे आई बाढ़ से बेचारी पूरी तरीके से बहा दिया था और कम से कम 9 लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी और ये जो घटना है, वो हाल ही में हमें देखने को मिली है, ये दूसरी घटना है। और वैज्ञानिक इसे गर्म होते हुए हिमालय क्षेत्र में बढ़ते खतरे से जोड़ रहे हैं, जिससे ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिमस्खलन हो रहा है और जो बर्फ की जो चट्टाने हैं, जो पहाड़ हैं, वो लगातार यहाँ पर गर्म होकर के पिघल रहे हैं। तो उसी वजह से वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यही वजह है, यही कारण है कि इसी वजह से यहाँ पर इस प्रकार की बार बार बाढ़ की जहाँ तक घटनाएं वो देखने को मिल रही है। हालांकि सबसे बड़ी जो बात यह है कि यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हुई है बीते 24 घंटे के अंदर, लेकिन इस प्रकार की जो बाढ़ आई है ना, वो अपने आप में शॉकिंग है। और जिस प्रकार से यहाँ पर नेपाल की जो आपदा प्रबंधन एजेंसी है, जलवायु विशेषज्ञ है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो लैंडे नदी है, बोटेकोसी की सहायक नदी,
तो उसका एकदम जल स्तर बढ़ गया था और जल स्तर बढ़ने की भी यहाँ पर वजह बताई गई है कि यहाँ पर लैंडी खोला जो एक ग्लेशियर है, उसके टूटने के कारण और अवरुद्ध होने के कारण यहाँ पर इस नदी का जो जलस्तर है वो यहाँ पर अचानक बढ़ गया था। अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगे भारतीय क्षेत्र कौन-कौन से हैं? तो नेपाल की भोटे-कोसी, त्रिशूली नदी, आगे चलकर नारायणी गंडक नदी प्रणाली में मिलती है, जो सीधे यूपी बिहार सीमा में प्रवेश करती है। यानी जो भोटे-कोसी नदी है जिसकी सहायक नदी लैंडे है, जिसके अंदर जलस्तर बढ़ने के कारण ये जो नेपाल के अंदर बाढ़ आई है। अब वही बोटेकोसी नदी है वो त्रिशूली और नदी से आगे चल करके नारायणी और गंडक नदी प्रणाली में मिलती है और ये भारत की उत्तर प्रदेश और जो बिहार सीमा क्षेत्र है उसमें प्रवेश करती है। तो बिहार में गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने इस स्थिति पर करीबी से नजर रखनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज, कुशीनगर जिलों के प्रशासन को गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर की जो बढ़ने की आशंका को लेकर यूपी पूरी तरीके से सतर्क रहने के यहाँ पर निर्देश दिए। यानी जिस प्रकार से महाराजगंज या कुशीनगर जिले हैं वहां पर गंडक और जो नारायणी नदी है उनका जलस्तर बढ़ने की आशंका है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इन नदियों को लेकर के सतर्क रहने के लिए पूरी तरीके से निर्देश दे दिए हैं। अब केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी की सलाह के अनुसार नेपाल के और जो फोर के खोला में त्रिशूली नदी का जलस्तर भारतीय सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर अचानक बढ़ा है। यानी जो केंद्रीय जल आयोग है उसके अनुसार बताया गया है कि नेपाल के अंदर जो फुरकी खोला है उस क्षेत्र में त्रिशूली जो नदी है उस नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा है जो भारतीय सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर भी एक चिंता का विषय बन जाता है कि किस प्रकार भारत के अंदर हो सकता है कि जलस्तर बढ़े और भारत में भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिले। अब यहाँ पर एनडीआरएफ ने बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती इलाकों में गंडक नदी से जुड़े खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। फिलहाल नेपाल में 8 लोगों की मौत और कई लापता होने की जानकारी सामने आने के बाद ही यूपी बिहार में तेजी से तैयारी तेज कर दी गई है और शुरुआती आंकड़ा था यह जो पूरी तरीके से यानी जो 8 लोगों की मरने की खबर आई थी वो शुरुआती आंकड़ा था और वो अब जाकर के 162 तक पहुंच चुका है। बाद में नेपाल में मृतकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। यानी लगातार पहले 8 थी लेकिन उसके बाद अब जो वर्तमान में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जो खबरों के अनुसार मृतकों की संख्या आ रही है वो 162 आ रही है और इसी वजह से लगातार भारत के अंदर भी इस बाढ़ को लेकर के लगातार यूपी बिहार के अंदर सरकार जो है सतर्क हो चुकी है। अब ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये नेपाल का क्षेत्र है और यहाँ पर जो काठमांडू जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है तो इस तरफ जो है यहाँ पर बाढ़ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो भारतीय क्षेत्र है वो यहाँ पर ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस प्रकार से ये आपको दिख रहा है। इस इंटरनेशनल बॉर्डर के नीचे पूरा क्षेत्र है वो भारत का है। अब इस क्षेत्र में लगातार अब जो नदी है वो नदी प्रवेश कर रही है तो उन नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण भारत के अंदर भी आशंका है कि भारत के अंदर जलस्तर बढ़े और भारत में भी इस प्रकार की आपदा देखने को मिले। तो इसी वजह से यहाँ पर भारत के अंदर लगातार तैयारियां की जा रही है। अब भारत द्वारा सहायता और राहत की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने नेपाल को 10 टन मानवीय सहायता और जो आपदा राहत यानी एचडीआर सामग्री और जरूरी दवाइयां भेजी है। यानी जो जरूरी मानवीय राहत सामग्री है वो भेजी है और जो दवाइयां हैं जो लोग घायल हो चुके हैं उन लोगों की सहायता के लिए तो वहां पर दवाइयां भेजी है। यह राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से भेजी गई है जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सोलर लैंप भी इसमें शामिल है। यानी इसमें लोगों के लिए रहने के लिए अस्थायी आश्रय, कंबल है और स्वच्छता की किट है और जो सोलर लैंप है प्रकाश आदि के लिए तो वो इसमें भेजी गई है। आईएएफ ने बताया कि आगे C-17 और इसके साथ ही C-130 विमानों से राहत सामग्री भेजी जाएगी। साथ ही बचाव और निकासी के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीआरएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और जो बिहार का क्षेत्र है तो वहां पर एनडीआरएफ को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को नेपाल में राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए भेजे जाने की यहाँ पर तैयारी है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बलेन शाह से बात कर शोक व्यक्त किया और भारत की एकजुटता जताई। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी
अपने नेपाली समकक्ष रामचंद्र पौडेल के प्रति यहाँ पर संवेदना व्यक्त की। यानी भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लगातार नेपाल की सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भारत का जो विमान था C-130J इसमें जो राहत एवं बचाव सामग्री है वो रख करके यहाँ पर नेपाल के लिए भेज दी गई है। अब यहाँ पर भारत में प्रमुख बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर नेपाल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन भारत भी तो खुद अपने आप में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पर भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है? तो सबसे पहले नंबर पर आता है असम। असम का शिवसागर जिला है, उसमें कुछ 2026 के मानसून में सबसे ज्यादा ये बाढ़ से प्रभावित रहा है और राज्य में कुल मृतकों की संख्या में अकेले सबसे ज्यादा हिस्सा यहीं से आया है। यानी राज्य के अंदर जितने मृतकों की संख्या टोटल आई है उनमें सबसे ज्यादा इसी जिले से आई है। इसके साथ ही गोया घाट, विश्वनाथ, तेराई देव, कामरूप, महानगर और जोरहाट, धेमाजी जो नागांव है वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां जैसे कि धमतरी के कारण प्रभावित के 7 जिले और कुल मिलाकर के 8 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो असम के अंदर जो बाढ़ आती है दोस्तों वो आती है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां धमतरी है और भी सहायक नदियां, तो उन सभी सहायक नदियों के कारण जो यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ आती है और करीब यहाँ पर 7 से 8 जिलों में बाढ़ आई थी, तो करीब 2 लाख से अधिक जो लोग हैं वो प्रभावित हुए थे। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर है वो केरला है। बारिश से 15 से अधिक लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी और 10,000 से अधिक लोग और इसके साथ ही 300 प्लस राहत शिविरों में रह रहे हैं। यानी यहाँ पर भी सबसे ज्यादा बाढ़ आई थी और 10,000 से अधिक लोग 300 प्लस राहत शिविरों में यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस प्रकार नेपाल में केरल और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यानी यहाँ पर तीव्र वर्षा की घटनाओं से 31 से अधिक लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही बिहार के अंदर पश्चिमी चंपारण क्षेत्र नेपाल की भोटे कोसी बाढ़ के चलते गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका हाई अलर्ट पर है और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। यानी ये जो ऊपर के 3 राज्य हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो चुकी हैं। और जो बिहार रखा है ना दोस्तों, वो बिहार अभी हाल ही में जो भोटे कोसी नदी है उसके कारण रखा है, क्योंकि यहाँ पर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। तो बिहार भी यहाँ पर हाई अलर्ट पर है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर महाराजगंज और कुशीनगर जो जिला है वो गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर बढ़ने की आशंका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन हाई अलर्ट पर यहाँ पर पहुंच चुका है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश भी हाई अलर्ट पर है। और बिहार सामान्य प्रोफाइल की बात करें तो राज्य के 38 में से 28 जिले हर साल से जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं और 21 उत्तर प्रदेश में, 7 दक्षिण बिहार में, सुपौल और सहरसा और इसके साथ ही मधेपुर, पूर्णिया, कटिहार और अररिया, कुछ किशनगंज सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यानी दक्षिण बिहार के अंदर 7 जो ये जो जिले बताए गए हैं वो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। और अभी जो बाढ़ का पानी आ रहा है वो इतनी तेज़ आ रहा है और इतना जलस्तर बढ़ रहा है कि यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से सतर्क हो गई है कि अगर भारत के अंदर ऐसी स्थिति आई तो उससे कैसे निपटा जाएगा। पूरी तरीके से उस क्षेत्र में तैयारी कर ली गई है। अब यहाँ पर एग्जाम और करंट अफेयर के लिए जो नोटेबल पॉइंट है उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। बोडकोसी नदी तिब्बत से निकल करके नेपाल के रसुआ जिले से होते हुए त्रिशूली नदी में मिलती है और यही आपदा का केंद्र बनी है। और एनडीआरआरएम में नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी है जिसने इस बाढ़ का आधिकारिक कारण बताया है। मेतेरी पुल यानी नेपाल चीन सीमा रसुआ गढ़ी केरूग मार्ग पर बना यह पुल बाढ़ में बह गया है, जो व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख रास्ता था। यानी जो मितेरी पुल जो इसमें उल्लेख किया गया है वो मितेरी पुल है, वो नेपाल चीन सीमा पर है और ये इस बाढ़ में पूरी तरीके से बह गया है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एकमात्र रास्ता था, यानी प्रमुख रास्ता था। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत सरकार एमईए द्वारा संचालित आधिकारिक मार्ग उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर के जाते हैं, जो नेपाल से होकर नहीं गुजरते। यह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है। यानी यहाँ पर मैंने 2 जगहों का उल्लेख किया है, पहला है लिपुलेख दर्रा और सिक्किम का नाथुला दर्रा। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो रास्ते दिए जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, तो वो उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर के जाते हैं, तो ये नेपाल से होकर के नहीं गुजरते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी जो मितेरी पुल है वो एक अलग रास्ता है जो नेपाल से होकर के जाता है।
इसके साथ ही GLOF की बात करें यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लूड, यानी हिमालय क्षेत्र में आने वाली इस अचानक बाढ़ों के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द है, जिसका जिक्र कई बार रिपोर्ट में किया गया है। GLOF एक टेक्निकल वर्ड है जो बाढ़ों के लिए, जो सबसे अधिक अचानक बाढ़ आती हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही भारत की केंद्रीय जल आयोग CWC ने नेपाल के फुरके खोला में त्रिशूली नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि के लिए परामर्श जारी किया है। CWC सीमा पार नदी निगरानी की एक नोडल संस्था है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही NDRF और SDRF है, यह आपदा प्रबंधन ढांचे में केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियां हैं जो दोनों इसी घटना में सक्रिय रही हैं। PMO के अनुसार 19 सड़क योग्य पुल और 40 किलोमीटर लंबा सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। और बुनियादी ढांचे के अनुसार ये ठोस आंकड़ा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी एग्जाम्स में करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नदियाँ हैं इसमें गंडक नदी है और बोटे-कोसी नदी है और त्रिशूला नदी है, तो ये जो नदियाँ हैं वो इसमें हाल ही में चर्चा में आ गई है, जो करंट अफेयर में आपको पूछी जा सकती है। और ये जो क्षेत्र है खासतौर पर नेपाल का, वो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना रहेगा। तो आपको इस पर पूरी तरीके से इसके जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट आउट हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी खबर जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से नेपाल के अंदर ये बाढ़ आई है और बाढ़ के पीछे के रीजंस के बारे में बात की, और इसके साथ ही हमने बात की कि भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं और भारत की सरकार इसमें क्या क्या काम कर रही है और नेपाल के लिए भारत ने क्या क्या बचाव सामग्री भेजी है, उन सब के बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।